सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज हम देखेंगे नमक का दारोगा कहानी। यह प्रेमचंद जी की बहुत ही सशक्त रचना है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है जो कि UGC नेट और हिंदी साहित्य के अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हम नमक का दारोगा कहानी को पढ़ेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। तो यहाँ पे यह बोला जा रहा है दोस्तों कि जब नमक का विभाग बन गया, अर्थात नमक की जो तस्करी चलती थी, जो व्यापार चलता था, उसको नियंत्रण करने का विभाग बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था क्योंकि नमक का व्यापार किया जा रहा था। ये तो क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, इसको बेचा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और दांडी मार्च किया था, है ना, उसके लिए। तो नमक का जब नया विभाग बन गया तो इसके जो अधिकारी लोग थे वे बहुत ही फ़ायदे में थे क्योंकि बहुत सारे लोग इनका चोरी छिपे व्यापार करते थे और इसी के कारण इन अधिकारियों को घूस दिया जाता था। ठीक है। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस नमक विभाग की बरकंदाजी करते थे। अर्थात पटवारी का जो पद उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था। यह समय किस समय था दोस्तों? यह समय था स्वतंत्रता के पहले का समय, जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। ठीक है। अब तो पटवारीगिरी का पद तो था ही महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब नमक का यह विभाग हो गया। इसके दारोगा पद के लिए बकौलों का भी जी ललचाता था। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो लोग भी इस विभाग में आना चाहते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यहाँ पे फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो यह समय ईसाई मत के प्रचार का था और अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआती दौर था। फारसी का प्राबल्य था, अर्थात राजाओं का, ज़मींदारों का राज था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो लोग थे वो क्या है, सर्वोच्च पदों पर फारसी जानने के कारण लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे क्योंकि राजकाज की भाषा फारसी थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए। तो एक यहाँ पात्र का नाम लिखा गया है, मुंशी वंशीधर। ठीक है। तो मुंशी वंशीधर जो हैं वे अभी बेरोजगार थे और वे भी रोजगार की खोज में निकल गए। उनके जाते समय उनके पिता ने उनको कुछ बातें कही क्योंकि उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। वे समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अर्थात वे बता रहे हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरी कमाने की ताकत नहीं रही। वे कहते हैं कि अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी और ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। वे कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। तो वे इस प्रकार का हिदायत देते हैं। साथ ही कहते हैं
कि मासिक वेतन तो बेटा पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन ही दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, पर ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो इस तरह की हिदायत देकर इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है, वह कहते हैं। वे आगे कहते हैं कि मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे उसको करो। ठीक है। तो वे कहते हैं कि मनुष्य उसके अवसर को देखना चाहिए। ठीक है। और मनुष्य की आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को गौर करना चाहिए, क्योंकि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। तो इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो इस तरह से उपदेश देते हैं और इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया कि वंशीधर बेटा जाओ रोज़गार की तलाश में। वंशीधर ने आज्ञा, उनकी जो बातें हैं उनको सुनी। वे बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से उन्होंने सुना और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही उसकी सहायक थी। लेकिन वंशीधर कुछ अच्छे शकुन से चला था। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई नमक विभाग में दारोगा की। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो उसका ठिकाना ही न था। अब वृद्ध मुंशी जी, जो कि वंशीधर के पिता थे, इसको सुख संवाद मिला तो फूले न समाए, अर्थात उन्हें यह खबर मिली कि दारोगा का पद उनके पुत्र को मिल गया है, तो वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, अर्थात आने वाले दिनों की आशा में वे खो गए कि चलो आने वाला दिन तो सुख से बीतेगा, और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब देखते हैं, जाड़े का दिन था और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सब जो थे वे नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। तो मुंशी वंशीधर की ईमानदारी, उनकी कार्य करने का तरीका से सभी अफसर प्रभावित हो गए थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व, ठीक है, 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, जमुना नदी बहती थी, और उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, अर्थात वंशीधर सो रहे थे। अचानक उनकी आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जो ओर है वह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देने लगा। अब वे इन आवाज़ों को सुनकर उठ बैठे। वे सोचने लगे कि इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। वंशीधर ने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचा। अब देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती उसने देखी। अब वे पास पहुंचकर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो थोड़ी देर उनके पूछने के थोड़ी देर तक तो सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ आपस में कानाफूसी हुई। तब आगे चलकर आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की है,
तो वंशीधर कहते हैं, कौन पंडित अलोपी दीन? तो दातागंज के मुंशी वंशीधर फिर चौंक पड़े यह सुनकर। अब वो सोचने लगे कि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और लाखों रुपये का लेन देन करते थे। तो इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके ऋणी ना हों? तो वह ये बात जानते थे कि बहुत बड़े व्यापारी थे और व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था उनका। वे बहुत चलते पुर्जे आदमी थे, ठीक है, अर्थात उनका शरीर तो एक सिंगल हड्डी की तरह था, लेकिन बहुत ही फुर्तीले थे। अंग्रेज लोग अक्सर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और पंडित अलोपी दीन के मेहमान होते थे। उनका 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? फिर उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया, ठीक है। उन्होंने पूछा कि इनमें क्या है? इस तरह से बात सुनकर सभी लोग सन्न हो गए। तो लोगों ने बोला, दारोगा साहब का संदेह कुछ और बढ़ गया सन्नाटा छाने के बाद। कुछ देर तक उत्तर की बाट वे देख रहे थे और वह जोर से बोले, उत्तर जब नहीं मिला तो क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। गाड़ी के पास गए और बोरे को टटोल कर देखा तो उनका भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, अर्थात उन गाड़ियों में नमक की तस्करी की जा रही थी, ठीक है।